हेलो एवरीवन, इट्स देवेश एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेन। सो आज हम करवाने जा रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का एक नया चैप्टर। तो भाई कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की सीरीज सेमेस्टर 2 के और सेमेस्टर 4 के बच्चों के लिए बनाई जा रही है, जो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। और इससे पहले के जो पुराने लेक्चर्स है, मीन्स आपने अभी तक मेरे 11 लेक्चर नहीं देखे, क्या बात कर रहे हो भाई? 11 लेक्चर नहीं देखे तो कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, सारे लेक्चर जाके आप देख सकते हो फटाफट इससे पहले के। तो आज हम करवाने वाले हैं हमारा ये जो है लेक्चर नंबर 12 होने वाला है। चैप्टर नंबर हमारा 12 है, यूनिट नंबर हमारी 5 है। तो 5वें यूनिट का लास्ट चैप्टर तो नहीं कह सकते, 12th चैप्टर है, अभी 2-3 चैप्टर रह रहे हैं। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अरे मैं भूल गया, CFR। क्या बोलते हैं भाई? CFR, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इस चैप्टर को चालू कराने से पहले एक मेन चीज, इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं कि अगर किसी को भी नोट्स वगैरह परचेज करने हो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के, तो नोट्स रेडी हो चुके हैं। जाके फटाफट इस नंबर पे मैसेज करो, लिख के भेजो कि हमें नोट्स को परचेज करना है। मिनिमम अमाउंट देके आप नोट्स को खरीद सकते हो, बाय कर सकते हो, ठीक है? तो जिस भी बच्चे को कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के नोट्स चाहिए भाई, इस नंबर पे मैसेज करो, फुल फ्लेज नोट्स मिलेंगे, सारे चीज एक्सप्लेनेशन कर रखी है आपको, विद न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, प्रैक्टिस भी कर सकते हो साथ ही साथ आप, ठीक है? भर भर के न्यूमेरिकल भाई प्रैक्टिस वाले बच्चों के लिए। और जिसको नहीं करना उसकी बात ही अलग है। तो ये करते हैं स्टार्ट, बिना टाइम वेस्ट करे। टाइम वैसे ही ऑलरेडी 1.5 मिनट जा चुका है। चैप्टर नंबर 12, इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सबसे पहले हम CFR समझेंगे। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होता है? देखो, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब होता है आप जब भी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट क्रिएट करते हो, जब भी आप अपनी टैली मेंटेन करते हो, अपनी बुक्स बनाते हो, ठीक है, तो उसमें आपको फाइनेंशियल चीजें मेंटेन करनी पड़ती है। जैसे कि आपके पास कितना पैसा है, कितनी लायबिलिटीज है, गवर्नमेंट का कितना शेयर्स है, कितने स्टेक्स होल्डर है आपके पास, ठीक है? तो ये सारी चीजें मेंटेन करने का काम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को दिया जाता है। अब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंडर और भी चीजें आती हैं, जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या है, हम इसके टाइप्स वगैरह समझेंगे, फिर इसके अंदर जो जो चीजें आती है धीरे धीरे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए धीरे धीरे सिखाया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मीनिंग की। तो मीनिंग में मैंने लिखा है, इट प्रोवाइड्स वाइटल इंफॉर्मेशन। इट प्रोवाइड्स वाइटल इंफॉर्मेशन। वाइटल क्या होता है? ये विटामिन की गोली नहीं है कोई भाई। वाइटल मतलब होता है एक लार्ज एरिया, एक वाइड रेंज प्रोवाइड करता है, एक बड़ी चीज को डिफाइन करता है। इट प्रोवाइड वाइटल इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन को शॉर्ट में इन्फो लिखा है। इट प्रोवाइड वाइटल इंफॉर्मेशन टू वेरियस स्टेक होल्डर्स, इंक्लूडिंग, कह रहा है कि हमें जो है ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड तो करता है किस किस की इंफॉर्मेशन? तो इंफॉर्मेशन में हमारे स्टेक्स होल्डर जितने भी हैं, हमारे इन्वेस्टर अगर कुछ रहे होंगे, या हमारे क्रेडिटर, या हमारा कोई डिसीजन मेक होगा, तो उसमें ये हमें हेल्प करेगा। कौन हेल्प करेगा? कौन बताओ? राजू, राम, मोहन नहीं, हमें हेल्प करेगा CFR। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है? बात क्लियर है? इतनी बात तो समझ आ गई होगी, ठीक है? कि हमें एक वाइटल इंफॉर्मेशन होती है जो स्टेक होल्डर्स, क्रेडिटर, लायबिलिटी हमारी जो भी होती है, इन्वेस्टर वगैरह, उसमें हेल्प करता है। अबाउट फाइनेंशियल हेल्थ एंड परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारी फाइनेंशियल हेल्थ और परफॉर्मेंस को भी एनालाइज करता है भाई ऑर्गेनाइजेशन की। अब फाइनेंशियल हेल्थ पता है किसको कहते हो? जैसे आप लोगों की हेल्थ है, आप लोगों की सेहत है, ऐसे कंपनी की भी एक फाइनेंशियल हेल्थ होती है। जैसे कि कंपनी के पास अभी 100 करोड़ रुपए हैं, 100 करोड़ 100 CR, तो ये क्या एक फाइनेंशियल हेल्थ है उसकी। अगर कंपनी के पास वो 80 करोड़ लायबिलिटी वाले पे कर रहे हैं, उसको 80 करोड़ लायबिलिटी के लिए पे करना है, तो कंपनी की करंट फाइनेंशियल CR जो है वो 20 करोड़ की है, क्योंकि 80 करोड़ तो उसकी लायबिलिटी है पूरी की पूरी, ठीक है? तो अभी करंट फाइनेंशियल क्या है? 20 CR, ये हो जाएगी आपकी फाइनेंशियल, ठीक है? तो यही चीज हमें मेंटेन करते हैं, और इसी चीज में हेल्प करता है हमारा कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इट इन्फॉर्म्ड हेल्प देम मेक्स इन्फॉर्म्ड डिसीजन, कह रहा है कि ये हमें इंफॉर्मेशन देता है क्या बनाने में भाई? इन्फॉर्म्ड डिसीजन बनाने में हेल्प करता है। अबाउट इन्वेस्टिंग एंड लैंडिंग मनी, कहां से पैसा इन्वेस्ट करना है और कहां पैसा उठाना है, दोनों चीजें समझाता है। आपको बिजनेस में किस जगह पे पैसा इन्वेस्ट करना है और कहां से पैसा जो है वो उठाना है, दोनों चीज के बारे में डिटेल्स में समझाता है आपका लैंडिंग ऑफ मनी ऑफ द कंपनी, ठीक है? क्या? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है? FR में इसको शॉर्ट में बोलूंगा, या CFR बोलूंगा, या FR बोलूंगा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोलूंगा। तो समझ जाना कि मैं बात किसके कर रहा हूं, मैं कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बात कर रहा हूं, ठीक है? तो देखो,
ये थी इसकी डेफिनेशन जो मैंने अभी आपको समझाई, ठीक है। और CFR जो है बेसिकली यही काम करता है। आगे लिखा है टाइप्स ऑफ CFR। ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके बुक के ही टॉपिक्स हैं, एक एक आप पॉइंट मैच कर लेना, ये पॉइंट आपके बुक के ही है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो अपनी बुक से एक बार खोल के मैच करोगे तो ये पॉइंट्स आपको बुक में ही एज इट इज मिलेंगे, ठीक है भाई। तो देखो यहाँ पे लिखा है टाइप्स ऑफ CFR। अब कितने टाइप्स के, कितने तरह के CFR होते हैं पहले आप ये समझो। तो CFR काफी सारे तरीके होते हैं। पहले आता है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट जहां पर आपके इनकम मतलब कितना पैसा किसी से आ रहा है, आपकी अर्निंग जो है वो सारी की सारी डिफाइन होती है। कोई आपके खर्चे हैं, एक्सपेंसेस, अगर मान लो इनकम वर्ड आया तो एक्सपेंसेस भी आएगा। पैसा आ रहा है तो पैसा जाएगा भी। कोई चीज आई है तो जाने के लिए आई है ना। अभी आप आए हो तो जाओगे, है ना। कोई भी गर्लफ्रेंड आई है तो जाएगी। तो इसी तरह से इनकम अगर अर्न हो रही है तो एक्सपेंस भी होगा, ऑलरेडी होगा। तो एक्सपेंसेस क्या होंगे? एक्सपेंसेस जो है हमारे डेबिट हो जाएगी, इनकम आ रही है क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे इनकम स्टेटमेंट में यही सारी चीजें जो है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग FR जो है वो मेंटेन करके चलता है। मैंने अभी आपको बताया था, मैं अभी CFR बोलूंगा या FR बोलूंगा, आप समझ जाना, ठीक है। इसलिए मैं बार बार आपको बता दे रहा हूं ताकि आपको आगे कंफ्यूजन ना हो उसको माइंड में बिठाने में, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट क्या दिखाती है? इनकम स्टेटमेंट ये दिखाती है कि कितना पैसा कंपनी में आया है, कितना पैसा कंपनी को किसी को लायबिलिटी एज अ पे करना है, कितने हमारे इन्वेस्टर्स हैं, कितना कितना इक्विटी शेयर्स है हमारे पास, कितने स्टेक होल्डर्स हैं होल्डिंग में जो पड़े हैं, ठीक है। ये सारी इनकम स्टेटमेंट शो करती है। सेकंड चीज आता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जो है एक प्रोफोर्मा होता है। बैलेंस शीट हमें क्या शो करती है? बैलेंस शीट ये शो करता है कि कितने हमारे पूरे के पूरे एसेट्स है, कितनी हमारी लायबिलिटीज है। दो साइड अलग अलग कर देता है, हमारी एसेट्स की एक अलग है और एक लायबिलिटीज की अलग है। दोनों को बैलेंस करके हम बैलेंस शीट में चेक करते हैं कि हमारी नेट कैपिटल क्या है, नेट वर्थ क्या है, बिजनेस कहां स्टैंड करता है। तो उसको बोलते हैं बैलेंस शीट, जो एक ऐसी चीज होती है जो हमें पूरे बिजनेस का एनालाइज कराती है शॉर्ट में। आगे आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो इनफ्लो हो सकता है, आउटफ्लो हो सकता है। कैश जा रहा है और कैश आ रहा है। तो कहां से कैश आ रहा है, कहां से जा रहा है, कैश क्यों आ रहा है, कैश क्यों जा रहा है। तो ये सारी कैश फ्लो स्टेटमेंट मेंटेन करती है कि पैसा कहां जा रहा है। हो सकता है पैसा काफी सारे हमारे शेयर होल्डर्स हो, उनको जा रहा है। पैसा हो सकता है हमारे कुछ हमने रिडम्पशन किया हो, कुछ अपना डिबेंचर्स वगैरह का, तो उसमें पैसा गया हो। तो पैसा जा कहां रहा है या आ कहां रहा है, ये सारा मेंटेन जो करता है उसको बोला जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। पैसा आना और पैसा जाना जो रिकॉर्ड करता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला आता है उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। देखो जब हमारे इक्विटी में स्टेटमेंट चेंज होती है, इक्विटी क्या होता है? इक्विटी होते हैं शेयर्स आपके, जो इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंस शेयर आपने पढ़े होंगे। तो इक्विटी शेयर्स की वैल्यू अगर मान लो आपकी गिर जाती है तो आपकी स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी। आपकी स्टेटमेंट में आप उसके अमाउंट को कम करके लिखोगे, जो डिक्रीजिंग अमाउंट हुआ है उसको लिखोगे, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये चार टाइप्स के CFR होते हैं। पहला इनकम स्टेटमेंट, दूसरा बैलेंस शीट, तीसरा कैश फ्लो और चौथा स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, ठीक है। चार तरह के CFR आपने रीड कर लिए। चलो भाई उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं नीड्स एंड ऑब्जेक्शंस ऑफ CFR, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ CFR, कि हमें CFR की नीड की होती है। CFR जो है हमें ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, क्यों मेंटेन करना पड़ता है CFR किसी भी कंपनी को। अगर मैं आपको बोलूं आपके पास 1 लाख रुपए अभी मैंने आपको दिया, अब आपको 1 लाख को मैंने बोला इसको 2 दिन में खर्चा करना है आपको, आप 1 लाख रुपए 2 दिन में खर्चा कर रहे हो, ठीक है। या फिर मैंने बोला आपको 1 लाख रुपए देके कि आपको महीने भर तक इसे चलाना है, मेंटेन करना है। आपने पहले दिन ही जाके एक बढ़िया सा 70,000 का फोन ले लिया, आईफोन ले लिया, कोई भी फोन ले लिया। अब आपने बाकी 30,000 रुपए में पूरा 1 महीना चलाना है। आपने पैसे अब क्या करें, 15,000 थे आपके पास, आपने एक हेडफोन ले लिया बढ़िया सा, एक बड्स ले लिया और एक उस पर कवर वर चढ़ा लिया, उसमें आपके 10,000 चले गए, बढ़िया बढ़िया कंपनी के। अब आपके पास सिर्फ 20,000 बचे हैं और आपको 30 दिन चलाने हैं उसमें। अब आप क्या करोगे, प्लानिंग करोगे, एक फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करोगे कि अभी तक इतना पैसा खर्च हो चुका है, अभी इतना पैसा बचा है कंपनी में, तो अब 20 दिन को 20,000 में, सॉरी 30 दिन को 20,000 में कैसे चलाया जाए। तो यही सारे उद्देश्य को लेकर हमने इसके नीड्स और ऑब्जेक्टिव बना दिए CFR के। कंपनी में भी सेम यही करता है, पैसों को किस तरह से मैनेज करा जाए, कम डेज में उस पैसे को कैसे देखा जाए, वो सारा मैनेज करता है हमारा नीड्स एंड ऑब्जेक्शंस ऑफ CFR। तो पहला आता है सपोर्ट मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। हमें एक अच्छा सा डिसीजन लेना होगा। अभी मैंने आपको एग्जांपल ही दिया था कि आपके पास 1 लाख रुपए थे,
आपको उसको 30 दिन चलाना था, मगर उसमें से आपने 80,000 रुपए खत्म कर दिया, 80,000 रुपए वो खत्म हो गए। अब बचे आपके पास कितने भाई, 20,000 रुपए बचे। अब 20,000 रुपए को हमें कितने दिन चलाना है, 30 डेज चलाना है। अब 30 डेज चलाने के लिए आपको कोई ट्रिक लगानी पड़ेगी। ट्रिक से मेरा मतलब है आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि अब मेरे पास 20,000 रुपए 30 दिन के लिए, तो पर डे का खर्चा मेरा अप्रोक्स कितना बैठ रहा है। अगर मैं पर डे उससे ज्यादा खर्चा कर दूंगा, मेरे पास है कितने रुपए, 20,000, 30 दिन चलाने, 0 से 0 कट गई, 3 से इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं, 3 6 18, तो 3 6 कितना होता है 18, 2 इधर चला जाएगा, ठीक है। तो 3 6 18 अप्रोक्स मेरे पास जो है वो 660 रुपए के पास है एक दिन के। अगर मैं 660 रुपए से ज्यादा एक दिन में खर्च कर दूं अब, तो फिर भाई मुश्किल हो जाएगा 330 दिन चलाना। तो यहाँ पे क्या है, एक मैनेजमेंट डिसीजन लेना, आपको एक डिसीजन बना के चलना है कि आपको पर डे की लिमिट अब तय कर लो। अगर मान लो आपने पर डे 5,000 खर्च कर दी पहले दिन ही, दूसरे दिन भी 5,000 खर्च कर दिया, आपके तो 10,000 लूट गए। अब आपको पूरे 28 दिन को 10,000 में ही निपटाना है, और आपकी जो पर डे की लिमिट हो जाएगी वो कम हो जाएगी, घट के 300 तक पहुंच जाएगी। तो यही चीज है, यही डिसीजन मेक करती है कंपनी। आगे लिखा है फैसिलिटेटिंग एक्सटर्नल डिसीजन मेकिंग। आपको कुछ एक्सटर्नल डिसीजन मेक करने होते हैं, बाहरी डिसीजन होते हैं, ठीक है, भारी नहीं, मोटे मोटे नहीं, बाहरी एक्सटर्नल, आउटसाइड वाले, ठीक है। तो वो डिसीजन जब आप मेक करने होते हैं तो उसमें क्या होता है, तो यहाँ पे क्या होता है फैसिलिटेटिंग एक्सटर्नल डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे आपके कोई बाहर के एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, कोई ऐसे हो सकते हैं जो आपके पैसा लगाने वाले हैं कंपनी में, शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, कोई आपका प्रेफरेंस शेयर वाले हो सकते हैं, डिवेंचर्स वाले हो सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई आपके गवर्नमेंट सिक्योरिटी के लिए कुछ पैसे चाहिए, एनजीओ वाले हो सकते हैं। तो अब इनके लिए भी आपको क्या करना है, डिसीजन बनाना है। हो सकता है आप अपना डिसीजन मेंटेन कर रहे हो, मैंने अभी आपको बोला आपको 20,000 रुपए 30 दिन के लिए चलाने। अब इसी 30 दिन के अंदर में हो सकता है किसी दिन कोई एक्सटर्नल इन्वेस्टर आ जाए, कोई आपके चाचा मामा ताऊ बहन भाई मासी आ जाए, रिश्तेदार आ जाए, वही रिलेटिव्स मान लो, इन्वेस्टर्स कोई रिलेटिव मान लो। अभी वो आ जाते हैं तो उनको भूखा तो नहीं भेजोगे, खिलाओगे पिलाओगे, तो उसमें पैसा खर्च होगा। तो डिसीजन मेकिंग में आपको ये देखना, कोई अगर एक्सटर्नल है तो उसमें भी उसी को पैसा उसी में से जाने, ठीक है, उसी 30,000 में से सारे काम होने हैं। तो ये डिसीजन बनाना है। अगला है प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी। प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी, आपको ट्रांसपेरेंसी रखनी है, पैसे कहाँ कितने किसको जा रहे हैं ये आपको क्लियर रखना है। आपको मैंने हिसाब लगाने को बोला, आपको मैंने बोला 1 लाख रुपए का हिसाब में 1 महीने बाद लूंगा, 30 दिन बाद। तो 30 दिन के अंदर आप जहां जितना पैसा खर्च करोगे आप उसका हिसाब मेंटेन करोगे कि आपने कौन सा पैसा कहाँ कितना खर्च किया है। आपने अगर 10,000 रुपए अपने दोस्त को दिए थे मोबाइल के लिए, आप वो लिखोगे। आपने अगर गर्लफ्रेंड के लिए 50,000 निकाले थे, वो अलग से आप मेंटेन करोगे। तो जितना भी पैसा आप जितने भी एक्सटर्नल्स को दे रहे हो, आप किसी को दे रहे हो, तो वो आप मेंटेन करके चलोगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा प्रमोटिंग सोशल वेलफेयर। प्रमोटिंग सोशल वेलफेयर, अब इसके अंदर क्या होता है भैया, इसके अंदर ये है कि जो सोशल वेलफेयर होते हैं, अब इसमें से पैसा उनको भी जाता है। सोशल वेलफेयर जैसे एनजीओ वाले आ गए, ठीक है, अब एनजीओ वाले आ गए जो चैरिटी में पैसा मांग रहे हैं, अब वो पैसा आपका नहीं है। और कंडीशन ये थी कि जब हम 1 लाख रुपए देंगे तो कोई एनजीओ वाला आएगा, आपको उसको भी पैसा देना, उसी में से बहुत सारा पैसा दिया था हमने तो आपको शुरू में, बट आपने खर्च करके वो इतना कम कर दिया। अब उसी 20,000 में से 30 दिन भी चलाने हैं, रिलेटिव्स को भी खिचड़ी देनी है, और साथ साथ एनजीओ वालों को भी संभालना है, ठीक है, सोशल वेलफेयर भी करना है। अगला आता है रिसोर्सेज यूजेस। अभी आपके जो रिसोर्सेज है, जो संसाधन है जिनसे आप यूज कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, अभी उन प्रोडक्शन मशीन में कोई खर्चा आ गया, मान लो आप बिजनेस चला रहे हो, बहुत बड़ा बिजनेस आपका, किसी चीज में कोई खर्चा आ गया, फट गया, कोई ब्रोकेज हो गया, टूट गया, फूट गया कोई मशीन, तो उसमें भी आपको उसी में से पैसा लगाना है। तो बेसिकली एक छोटे से अमाउंट को किस तरह से आपको नीड हो सकती है, तो इन सब के लिए हम पैसा देते हैं। नीड और ऑब्जेक्टिव ये उद्देश्य होते हैं इसके, ठीक है। और इन सब चीजों को एक कंपनी जब मेंटेन करके चलती है उसको हम क्या लाते हैं, क्या, CFR, ठीक है। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए एप्लीकेशंस क्या है, तो पहला होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। आपका जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, पैसा कहाँ कैसे खर्च होगा, वो डिसीजन जो मेक करना है, वो एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन अपने आप में एक एप्लीकेशन होता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 आता है क्रेडिट डिसीजन। आप किसी को अगर कोई क्रेडिट दे रहे हो, उधार दे रहे हो माल, ठीक है, तो उससे लेते टाइम आपको याद रखना है कि आपको डिसीजन बनाना है कि कितने मेरे उधार वाले लोग हैं, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने पैसा उधार लिया था आज से 10 साल पहले, आप उनसे पैसा वापस लोगे।
पैसा वापस क्यों लेंगे? क्योंकि हमारे अपनी बुक्स तैयार करनी है, हमने अपना एनालाइज करना है कितना खर्चा हो रहा है। अगर आप पैसों को ढंग से मेंटेन नहीं करोगे तो ये नहीं पता चलेगा कि बुक्स में कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है। तो जब यही नहीं पता चलेगा तो आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 3 आता है स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग। स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग, अब आपको यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी बनानी है, डिसीजन तो बनाना है, आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी होती है। अब पैसा जो है वो हो सकता है आपके शेयर होल्डर बहुत ज्यादा है, आप सबको देना चाह रहे हो, ठीक है, और सबको इतना ज्यादा नहीं आ सकता कि सबको एक को मान लो। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, आपके पास 100 किलो दूध है, ठीक है, आपके पास दूध की एक डेयरी है जिसमें 100 किलो दूध है और साथ में और 20 दुकानदार आ गए आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मान लो 10 दुकानदार आ गए, सारे दूध मांग रहे हैं कि भाई हमें दूध लेना है, और छोटे छोटे दुकानदार हैं, आप एक होलसेलर हो और ये आपके रिटेलर है, ठीक है, ये कह सकते हैं शॉपकीपर है। इसको चाहिए 15 किलो दूध, इसको चाहिए 30 किलो, इसको चाहिए 40 किलो, इसको चाहिए 10 किलो, इसको चाहिए 5 किलो, इसको चाहिए 20 किलो, इसको चाहिए 20 20 10 और 20। अब देखो इन सबको अलग अलग क्वांटिटी में दूध चाहिए, आपके पास सिर्फ 100 किलो दूध है। तो यहाँ पे आपको स्ट्रैटेजिक बनाना सिखा रहा हूँ, स्ट्रैटेजिक डिसीजन कैसे होता है। तो अगर आप 100 किलो में से 15 इसको दे दोगे पूरा, 30 इसको दे दोगे, 40 इसको दे दोगे, तो कितना हो गया? 40 30 कितना हो गया? 70 80 85 85 हो गया, 10 इसको दे दिया, 5 इसको दे दिया, बाकी के 6 जो है इनको तो दूध नहीं जाएगा। तब उस जगह आपको स्ट्रेटजी बनानी है कि आपको सारे कंज्यूमरों का ध्यान रखना है। अगली बार मान लो अगले दिन फिर सेम आपके पास दूध है 100 किलो और फिर ये सारे इसी क्वांटिटी में दूध मांग रहे हैं, आप फिर इनको बहुत दे दोगे, इनको भगा दोगे कि भाई हमारे पास दूध नहीं, आप जाओ। तीसरे दिन फिर ऐसे होगा, उनको भेज दोगे वापस खाली। तो इससे क्या होगा, आपका जो है रिलेशन जो है इनसे टूट जाएगा, ये किसी और नई दुकान पे होलसेलर पे जाएंगे, उनसे दूध लेंगे। तो ये आपको नहीं करना। आपका जितना दूध है, आप 10 कस्टमर लाए, सबको 10-10 किलो दोगे। किसको दोगे? सारों को 10-10 किलो दोगे। पैसे सबसे आने हैं, किसी को नाराज नहीं कर रहा। ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन होता है। क्यों? अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी गुडविल बनी जाएगी, अगली बारी आपके पास ही आएगी, ठीक है। बेशक आपके पास खाली नहीं जाएंगे, आएंगे जरूर, कुछ कम मिल जाएगा वो ठीक है, सब्र है, बट ये नहीं है कि एक को आप पूरा भर के दे रहे हो, एक को आप खाली भेज रहे हो कि नहीं है हमारे पास जाओ, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे आता है नेक्स्ट, उसके बाद कंप्लायंस एंड रेगुलेशंस। देखो कंप्लायंस एंड रेगुलेशंस, काफी सारी कंपनियां होती हैं जो लीगल तौर पे चीजें करती हैं, जो लीगल बुक्स प्रिपेयर करती है, गवर्नमेंट उनको स्पेशली बोलती है ये आपको बुक्स मेंटेन करनी है। ऐसी जो कंपनियां होती है, जो एप्लीकेशंस होते हैं, ठीक है, इनको बोला जाता है क्या? एक नॉर्मल एप्लीकेशंस, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, ये जो कंपनियां होती है जो गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए बुक्स मेंटेन करती है, तो इनको सारा पैसा क्लियरली ट्रांसपेरेंट से रखना होता है। आपको सारा पैसा एक खुली किताब की तरह गवर्नमेंट को दिखाना पड़ेगा, अपने एक्सटर्नल्स को दिखाना पड़ेगा, अपने शेयर होल्डर्स को दिखाना पड़ेगा, और जो आपसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना चाहता है आपको उनको दिखाना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर एक गवर्नमेंट अथॉरिटी है, आपको गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई इस कंपनी को, एक स्पेशल इस कंपनी को आपको सारी चीजें शो करनी है, इसलिए। अब लिखा है वे टू इम्प्रूव CFR। CFR को इम्प्रूव करने के तरीके, इंप्रूव करने के तरीके, वे, हाँ, ये आपकी बुक में भी दिए हुए। पहला तरीका होता है स्टैंडर्डाइजेशन। आपको क्या करना है? स्टैंडर्डाइजेशन कैलकुलेट करना है। स्टैंडर्डाइजेशन ये इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, डेरिवेशन स्टैंडर्डाइजेशन का फॉर्मूला होता है, ठीक है, MU सिग्मा FU वगैरह। तो भाई वो वाला स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, स्टैंडर्डाइजेशन दूसरा है। ये स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है कि आप जब CFR मेंटेन कर रहे हो, आपको एक स्टैंडर्ड रखना है बेसिक, कि आपको इतना पैसा दिया गया है, आपको इतनी लायबिलिटी पे करनी है, आपको इतना पैसा यहाँ रिजर्व में डालना है, उसका एक मेंटेन करके चलना है बैलेंस। आपकी बैलेंस शीट में जो आपकी लायबिलिटी है और जो आपकी एसेट्स है दोनों ही इक्वल हो, ठीक है भाई। उसके बाद आता है क्लैरिटी। मैंने अभी आपको समझाया था ऊपर ही क्लैरिटी क्या होती है और ट्रांसपेरेंसी क्या होती है। क्लैरिटी मतलब आपको पूरा पैसा जो है, अगर आपके कोई भी इन्वेस्टर, स्टेक होल्डर, इक्विटी होल्डर, रिडेम्पशन डिबेंचर्स, तो जो भी आपका गवर्नमेंट वगैरह मांगती है कि हमें दिखाओ अपनी बैलेंस शीट कि आपने इस साल या इस मंथ में या इस 6 मंथ के टाइम में क्या पैसा कमाया और कितना पैसा खर्च किया और कितना सोशल वेलफेयर में दिया और कितना अपने चाचा मामा ताऊ रिलेटिव्स को खिलाया। तो वो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने का काम CFR करेगा, ठीक है। अगला आता है टाइमलीनेस। टाइमलीनेस क्या होता है कि आपके पास यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं होता, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के अंदर ही आपको पूरी चीजें मेंटेन करनी होती है। आपको टाइम दे दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से 10 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 8 दिन, तो इस टाइम के अंदर आपको सारी चीजें मेंटेन करनी है। आपको जहां जहां से पैसा आपका अभी रुका हुआ है, एक्रूड है, इनकम जो है वो रुकी है, एक्सपेंसेस है, खर्चे हैं, लायबिलिटी वगैरह, किसी को पैसा देना है और किसी से पैसा लेना है, सारी चीजें उस टाइम पीरियड तक
मोस्टली 99% अपनी तरफ से मान के चलो कि वो हल हो जानी चाहिए। कैसे करोगे वो आपकी जिम्मेवारी है, क्योंकि गवर्नमेंट मांगेगी प्रूफ कि आपने पैसा कहां कैसे खर्च किया, वो सारा हमें बताओ। तो आपकी वो सीधा CFR फाइनेंशियल रिपोर्ट देखेगी, उसमें आपको हर चीज टाइमली मेंशन करनी है कि इतनी तारीख को 8 अक्टूबर को रमेश से 20,000 आए, 9 अक्टूबर को चंदू ने 10,000 लिए थे, किसके लिए, ड्राइंग के लिए, पर्सनल यूज के लिए। 10 अक्टूबर को बैंक से कोई डिवेंचर्स आए थे, उसके लिए पे करे थे। तो सब चीजें टाइमलेस दिखानी है। मटेरियलिटी, ठीक है, यहाँ पे आपको यही सब चीजें दिखाने रखनी है। मटेरियलिटी भी यही है, सेम टाइमलेस की जगह। जहां पर आपके जो एक्सटर्नल्स होते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक्सटर्नल्स की बात कर रहा हूँ, एक्सटर्नल से जितने भी हैं आप उनको टाइम टू टाइम मेंटेन करोगे, आप उनको टाइम टू टाइम हैंडल करोगे, उनके लिए डिसीजन मेक करोगे अलग से, ठीक है। मटेरियलिटी। अगला आता है इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग। देखो इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग, अब आप ऑडिटिंग का एक प्रोसेस अलग ही होता है, हालांकि इसमें दूसरे जो है बाहर से आउटसाइडर आते हैं, आपके बुक्स ऑडिट करते हैं और चले जाते हैं। और कभी कभी आप अपनी बुक्स दूसरों के पास भेजते हो, ऑडिट कराते हो और वो चले जाते हैं। तो ऑडिटिंग का फंडा ऐसा है कि जो ऑडिट होता है वहां पे आपको क्या करना होता है, अपनी बुक्स मेंटेन करनी है। जो भी ऑडिटर आएगा, जो भी एक्सेस मांगेगा आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के, आपको उसको देने पड़ेंगे। आपको अपनी बुक्स इंडिपेंडेंट मैनेज करनी है, आप इंडिपेंडेंट मैनेज करो। आपको बाहर से आउटसाइडर चाहिए, हेल्प चाहिए, आप वो लीजिए। आपको बुक्स मेंटेन करनी है। अगला आता है टेक्नोलॉजी। तो देखो यहाँ पे टेक्नोलॉजी काफी होती है, यहाँ पे काफी सारे मान लो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, आपके डेटा है, आपके पास जो मैनेजर्स रखे हैं, आपने फाइनेंशियल रख रखे हैं कुछ, ठीक है, जो आपको जो मतलब कंपनी होती है वो अपने अकाउंटेंट्स रखती है, मैनेजर्स रखती है। फाइनेंशियल मैनेजर हो गया, कैश मैनेजर हो गया, ठीक है, और आपके अकाउंटेंट्स हो गए जो आपका पूरा रिपोर्ट देखते हैं। वो किसकी हेल्प से, कंप्यूटर वगैरह पे, इंटरनेट पे, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी आपके पास सारी होनी चाहिए, आप हर चीज आपके पास होनी चाहिए जब आप बुक्स मेंटेन करो। आप ये नहीं कह सकते बाद में गवर्नमेंट को कि नहीं भाई हमसे हो नहीं पाया, ये रीजन था हमारा, ये कारण था। नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं होगा। आप कंपनी चला रहे हो, कंपनी चलाने का मतलब क्या होता है, कंपनी चलाने का मतलब है पहले आपको ये रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज करने, आपको ये मेंटेन करना है। पैसा आएगा वो तो छोड़ो, पैसा जाएगा कहाँ कहाँ पहले वो देखो। पहले पैसा लगाना पड़ेगा तब पैसा आएगा। तो आपको अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है। फिर आता है मीनिंग ऑफ एनुअल रिपोर्टिंग। अब हम बात करेंगे एनुअल रिपोर्टिंग क्या होता है। एनुअल रिपोर्टिंग क्या होता है, हाँ जी। तो एनुअल रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है, एनुअल रिपोर्टिंग एक ऐसी रिपोर्टिंग है जहां पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से या फाइनेंशियल स्टेटमेंट से थोड़ा वाइडर रेंज आ जाती है। एनुअल रिपोर्टिंग में वो सारी चीजें डिस्क्लोज करी जाती हैं जो फाइनेंशियल में नहीं करी गई। फाइनेंशियल में सिर्फ बैलेंस शीट तक दिखाया जाता है, बैलेंस शीट को कैसे शो करना है, इक्विटी शेयर डिवेंचर्स, नहीं, इसमें इतना होता है। बट एनुअल थोड़ी डीपली आ जाती है। एनुअल में और भी सारी चीजें आ जाती है। और कौन सी चीजें, कह रहा है इट इज ए डॉक्यूमेंट दैट पब्लिकली ट्रेडेड, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो पब्लिकली एक दूसरे वेंडर्स पे, तीसरे वेंडर्स पे जा रहा है, ट्रेड हो रहा है, आगे जा रहा है। कह रहा है उसके बाद कंपनी आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस्ड एंड डिस्ट्रीब्यूट द शेयर होल्डर्स। कंपनी को जरूरत पड़ती है माल बनाने की और शेयर होल्डर्स तक भेजने की, ठीक है। कह रहा है उसके बाद एंड अदर इंटरेस्टेड पार्टीज एट द एंड। इंटरेस्टेड पार्टीज जो है, आप क्या करते हो, आप एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट तैयार करते हो, अपनी एक एनुअल रिपोर्ट बनाते हो, रिपोर्ट में हर एक छोटी छोटी चीज मेंशन करके 10 कंपनियों तक भेज देते हो। ये आपकी 10 कंपनियां, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, 9वीं और 10वीं। आपने इन फाइनेंशियल अपना जो एनुअल रिपोर्ट है वो बनाई, एनुअल रिपोर्टिंग को ट्रेड कर दिया इन 10 कंपनी पे, ठीक है। ये आप हो, आपने ट्रेड कर दिया ये 10 कंपनी पे। अब 10 कंपनी पे पूरा ट्रेड हो रहा है, लोगों के पास जा रही है आपकी एनुअल रिपोर्टिंग। अब क्या होगा कि अब जो भी इंटरेस्टेड पर्सन होगा जब आपकी एनुअल रिपोर्टिंग देखेगा तो यहाँ पर जिसको लगेगा कि फाइनेंशियली पोजीशन कंपनी की अच्छी है तो वो आपके पास आके इन्वेस्ट करना चाहेगा। क्या करना चाहेगा, इन्वेस्ट, पैसे आपको इन्वेस्ट करेगा आपकी कंपनी में, शेयर्स वगैरह लेगा, शेयर होल्डर लेगा, शेयर होल्डर बन जाएगा कंपनी का, ठीक है, डिवेंचर होल्डर बन जाएगा, कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, हो सकता है कोई आपका पार्टनर बन जाए। तो पार्टीज एट द एंड ऑफ ईच फिजिकल ईयर, कह रहा है हर एक फिजिकल ईयर में आपके पास कंपनी जब आप आएगी, आपके इन्वेस्टर्स आएंगे, तब आपको उसको देखना है कि अगर आपको लगता है हाँ अच्छा खासा अमाउंट है, बजट अच्छा खासा है और लंबे टाइम के लिए हम दोनों रन कर सकते हैं बिजनेस, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली काम होता है एनुअल रिपोर्टिंग का।
जो कंपनी के बेसिकली इन्वेस्टर्स को फाइंड करती है, एक ऐसे पोटेंशियल इन्वेस्टर जो एक अच्छी कंपनी में पैसा लगाने के लिए घूम रहे हो, ठीक है। आगे लिखा उसके बाद व्हाट इज इंक्लूड इन एनुअल रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है वो बताओ। तो एनुअल रिपोर्ट के अंदर आपका चेयरमैन स्टेटमेंट जो है वो इंक्लूड होता है, दूसरा आपका मैनेजमेंट डिसीजन इंक्लूड होता है, पहला चेयरमैन स्टेटमेंट, दूसरा मैनेजमेंट डिसीजन आपका होगा, तीसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब होता है FR, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो एक पार्ट है एनुअल रिपोर्टिंग का। मैंने क्या बोला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज एन अ पार्ट ऑफ ए एनुअल रिपोर्टिंग, ठीक है। ये एक पार्ट होता है एनुअल रिपोर्टिंग का और ये है एक सब पॉइंट, और एनुअल रिपोर्टिंग इज अ मेजर पॉइंट। ये एक बड़े पैमाने पे होता है, वाइड रेंज में होता है। कह रहा है नॉट टू ऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कह रहा है जितनी भी, ये नोट माना वो नहीं है, नोट NOT नहीं वाला नोट नहीं है, ये है NOTE, नोट मतलब गौर कीजिए वो वाला नोट है। नोट और नॉट टू ऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है सारी कंपनी की वो शो करनी पड़ेगी, ठीक है, एनुअल रिपोर्टिंग के टाइम। उसके बाद लिखा है यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नमेंट्स, ये गवर्नमेंट्स की अथॉरिटी के बेस्ड होता है। गवर्नमेंट की अथॉरिटी भी चाहिए, मैंने लिखा था ना व्हाट टू इंक्लूड, इंक्लूड क्या क्या होता है भाई, गवर्नमेंट अथॉरिटी इंक्लूड है इसमें। आगे लिखा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी उसमें, कुछ ना कुछ इंक्लूड होगी, ठीक है। अगला है एनुअल रिपोर्टिंग यूज्ड बाय होम, कह रहे हैं एनुअल रिपोर्टिंग किस किसके द्वारा इस्तेमाल करी जाती है वो बताओ। तो एनुअल रिपोर्टिंग जैसे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है काफी सारे लोग यूज करते हैं। एनुअल रिपोर्टिंग आप किसको भेज रहे हो, बेसिकली आप इन्वेस्टर्स को भेज रहे हो जो आपके बिजनेस में पैसा लगाने वाले हैं। तो उसके लिए आप क्या क्या देखोगे, आपके जो शेयर होल्डर्स हैं, जो पोटेंशियल शेयर होल्डर्स हैं, मैं शेयर होल्डर से नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा पोटेंशियल, अभी वो शेयर होल्डर नहीं बने हैं। आपने लिखा कि कौन कौन यूज कर सकता है, तो शेयर होल्डर तो कर ही सकते हैं। पोटेंशियल जो आने वाले शेयर होल्डर हैं, जो पैसा लगाने की ताक में बैठे हैं, ऐसे शेयर होल्डर उनको बोलते हैं पोटेंशियल शेयर होल्डर्स। तो भाई ये शेयर होल्डर जो है इसको यूज कर सकते हैं फाइनेंशियल आपकी एनुअल रिपोर्टिंग को। अगला आता है फाइनेंशियल एनालिस्ट, कोई भी ऐसा फाइनेंशियल एनालिस्ट है जो बिजनेस के स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस को पहचानना चाहता है वो यूज कर सकता है। कोई भी एम्प्लॉय है, आप मैंने बताया था सब जगह ट्रेड कर सकते हो, अपनी एनुअल रिपोर्ट बना के सारे में ट्रेड कर सकते हैं। एनुअल रिपोर्ट एम्प्लॉय तक देख सकता है, आपका जो एम्प्लॉय है वो भी उसका हकदार है कि आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग देख सकता है। कस्टमर एंड सप्लायर, कस्टमर्स एंड सप्लायर, जो भी आपका कस्टमर है, जो भी आपके सप्लायर है, वो भी आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कंपनी लॉस है या प्रॉफिट में है। उसके बाद आता है गवर्नमेंट एजेंसीज, जो भी आपकी गवर्नमेंट एजेंसी है, सरकारी एजेंसीज, सरकारी संस्थाएं, तो ये भी आपकी फाइनेंशियल या एनुअल रिपोर्टिंग चेक करती है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है डिफरेंस बिटवीन AR एंड FR। देखो AR एंड FR मतलब कि एनुअल और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है भाई, रिपोर्टिंग। तो आपका डिफरेंस क्या है, एनुअल रिपोर्टिंग में और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर एक डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस पहला होता है स्कोप का। स्कोप का डिफरेंस क्या है कि एनुअल रिपोर्टिंग एक वाइडर रेंज है, एनुअल रिपोर्टिंग का पार्ट होता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये एनुअल रिपोर्टिंग की रेंज है, स्कोप है। और इसका स्कोप है कि भाई ये एक मेजर पार्ट है, छोटा माइनर पार्ट होता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, और ये एक इसका ही पार्ट होता है एनुअल रिपोर्टिंग का, ठीक है। स्कोप, इसका स्कोप ये है कि यहाँ पर ये जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है ये क्या करता है, कंपनी एसेट्स लायबिलिटी को अलग अलग कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। एनुअल रिपोर्टिंग इन्वेस्टर्स पे ध्यान देता है, इसका स्कोप यही है। आगे लिखा फॉर्मेट, इसका फॉर्मेट कैसा होता है, फॉर्मेट दोनों के, तो भाई दोनों के जो फॉर्मेट है वो कुछ ऐसे होते हैं कि इसका जो बनता है उसमें बेसिकली आपका असेट्स लायबिलिटी एक्सपेंसेस इनकम, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, इसमें कैश फ्लो, ये आपको बनानी होती है। आपको फॉर्मेट इसमें एनुअल में हर चीज बनानी होगी, ये बनानी होगी, प्लस आपको और भी चीजें बनानी होगी कि क्रेडिटर्स कितने, लेनदार कितने, उसकी एक अलग से है। इसमें ग्राफ्स आ सकते हैं, चार्ट आ सकते हैं, पिक्चर्स आ सकती है उन सबकी। कोई अगर ग्राफ ऐसे ऊपर जा रहा है तो ग्राफ भी आपको डिफाइन करना है, ठीक है। अगला आता है ऑडियंस। ऑडियंस कौन कौन होती है, इसकी ऑडियंस मिनिमम होती है और एनुअल की ज्यादा होती है। एनुअल में इन्वेस्टर्स आते हैं, क्रेडिटर आते हैं, और प्लस
और कंपनीज आ जाती है, स्टेक होल्डर्स वगैरह आ जाते हैं। मैंने बताया था ना, जो ये लोग देख रहे हैं ये सारे आ जाते हैं, और ये ऊपर वाले भी आ जाते हैं और ये नीचे वाले भी आते हैं। बट जो फाइनेंशियल है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के जो है लोग, इनके ऑब्जेक्टिव है, तो इनमें सिर्फ सपोर्ट मैनेजमेंट ये सब होता है, तो इसमें बहुत कम लोग आते हैं, ठीक है। इसमें गिनिंदा चुनिंदा लोग आते हैं, ज्यादा नहीं। आगे लीगल रिक्वायरमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट दोनों की होती है, दोनों ही लीगली रिक्वायर्ड होते हैं, बट एनुअल रिपोर्टिंग इज द प्रायोरिटी ऑफ ए लीगल रिक्वायरमेंट, ठीक है। एनुअल रिपोर्टिंग हमेशा गवर्नमेंट पहले प्रायोरिटी रखती है कि एनुअल रिपोर्ट आप दिखाओ, कि आपके सालाना कंपनी का क्या हिसाब किताब रहा है, तो वो पूरा आप दिखाओ, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एनुअल। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ज्यादा इतना मेंटेन नहीं करती लोग, ठीक है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा जो भी मैंने आपको बताया। अब थोड़े से पॉइंट और रह गए, मैं उसको लिखवाता हूँ, आप इसको उतार लो, ठीक है। हम बात करने वाले हैं आगे कंटेंट ऑफ रिपोर्ट ऑफ ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो देखो यहाँ पे हमने बताया था कि एनुअल रिपोर्ट क्या होती है, एनुअल रिपोर्ट के बारे में हमने पढ़ा था, बट अब हम जो करने जा रहे हैं ये हम सीखेंगे कि कंटेंट ऑफ रिपोर्ट। पहली चीज तो कि कंटेंट ऑफ रिपोर्ट क्या है, उसके बाद यहाँ पे लिखा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रिपेयर करता है वो कंटेंट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट क्या होती है। सबसे पहली चीज तो डायरेक्टर में मैंने लिखा फिड्यूक्री ड्यूटी, देखो फिड्यूक्री ड्यूटी, ठीक है। तो यहाँ पर जो फिड्यूक्री ड्यूटी है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एक डायरेक्टर। एक कंपनी का डायरेक्टर जब कोई भी रिपोर्ट प्रिपेयर करता है, तो रिपोर्ट प्रिपेयर करने में जो जो चीजें उसको डिसीजन लेना पड़ता है, जैसे कि फिड्यूक्री ड्यूटी में ऐसे कि ऑपरेशनल एक्टिविटीज, जितनी भी ऑपरेशनल एक्टिविटीज होगी या कोई भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज होगी या कोई भी स्ट्रेटेजिक एक्टिविटी होगी, तो उन सारे रिस्पॉन्सिबल एक्टिविटीज के लिए रिपोर्ट किसको करना पड़ेगा, डायरेक्टर को। डायरेक्टर जो है ये सारी एक्टिविटीज को देखेगा, इसके अकॉर्डिंग एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा। वो रिपोर्ट जाएगी एक सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब सीजी को, बोल सकते हो कॉर्पोरेट गवर्नमेंट ऑफिस, ठीक है। वो कॉर्पोरेट गवर्नमेंट्स या वो जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को रिपोर्ट जाएगी एनुअल रिपोर्ट, तो वो चेक करेंगे कि बिजनेस एक ऐसा कंपनी मतलब एक ऐसी चीज है जहां पैसा इन्वेस्ट करने के लिए सेफ है या नहीं है। अगर कंपनी सेफ है तो वो पैसा इन्वेस्ट करा जाएगा, कंपनी सेफ नहीं है तो पैसा इन्वेस्ट नहीं करा जाएगा। दूसरी चीज आती है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या है, इसमें हम देखते हैं कि ये जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जितने भी स्ट्रेटेजिक काम होते हैं, जो भी प्लानिंग कर रहा है वो ढंग से कर रहा है या नहीं कर रहा है, डायरेक्टर इसके लिए भी रिपोर्टिंग करता है। डायरेक्टर क्या करता है, एक एनुअल रिपोर्ट जब प्रिपेयर करेगा उसमें स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करेगा, वो देखेगा कि सारी चीजें अच्छे से है या नहीं है, ठीक है। तीसरा जो डायरेक्टर का काम होता है बोर्ड ऑफ रिपोर्ट में, तो वो होता है ओवरसाइट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट सारा का सारा ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के वर्क है जो डायरेक्टर करता है कंपनी में किसी भी एनुअल रिपोर्ट को प्रिपेयर करते टाइम, ठीक है। तो ओवरसाइट ऑफ मैनेजमेंट, फिर आता है उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट, फिर आएगा रिस्क मैनेजमेंट, तो ये भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा। कोई भी रिस्क है, रिस्क को मैनेज कैसे करना है वो सारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा। फिर उसके बाद आएगा यहाँ पे कंप्लायंस जितने भी है, कंप्लायंस हो गया या हो गया कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो जितने भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस काम है या फिर जो भी कंप्लायंसेस है, जो लीगल वर्क है जो कोई भी गवर्नमेंट को लेकर है, ठीक है, तो वो सारे लीगल जो कंप्लायंस है वो सारे एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता है, ठीक है। बात क्लियर है। व्हाई इज देयर ए नीड फॉर ए डायरेक्टर रिपोर्ट, कह रहे डायरेक्टर रिपोर्ट की जरूरत क्यों पड़ती है, एक कंपनी में डायरेक्टर की रिपोर्ट क्यों मायने रखती है। तो देखो अगर आपकी कंपनी है, कोई भी आप कंपनी ऐसे खोल के बैठ नहीं सकते आप डायरेक्टर रिपोर्ट के बिना। अगर मान लो आपने कंपनी खोल दी है, ये आपके पोटेंशियल इन्वेस्टर जो आपके कंपनी में पैसा लगाने के लिए आ रहे हैं, तो अब जब ये इन्वेस्टर आपकी कंपनी में आएगा, कंपनी में डायरेक्टर ने जो रिपोर्ट प्रिपेयर करी है उसमें अगर कंपनी में लिखा है कि लायबिलिटीज बहुत ज्यादा है, लॉस पिछले 5 सालों से हुआ है, 5 ईयर्स, तो कंपनी की डायरेक्टर रिपोर्ट देख के कोई भी पोटेंशियल इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो डायरेक्टर रिपोर्ट मायने इसलिए रखती है कि कंपनी में पैसा लगाना हो चाहे डुबाना हो, डायरेक्टर रिपोर्ट का जरूरत होती है, ठीक है। डायरेक्टर रिपोर्ट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाती है कंपनी की, एज अ कंपनी कहां पे स्टैंड होती है, कहां पे लाइज करती है एक लाइन पे, ठीक है। लिखा है इसके लिए यहाँ पे लिखा है क्यों नीड होती है, तो अकाउंटेबिलिटी, अकाउंट्स कैसा है, सारे अकाउंटिंग जितने भी डिसीजन है अकाउंट मेंटेन करना, कॉस्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, सारी चीजें मेंटेन करने का काम करेगा डायरेक्टर, और डायरेक्टर इसी के लिए बैठता है। अगला आता है ट्रांसपेरेंसी, क्लियरेंस होनी चाहिए। कोई भी अगर मान लो डायरेक्टर है,
अगर वो रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहा है तो उसमें लायबिलिटी कितनी है, एसेट्स कितनी है, खर्चे कितने, एक्सपेंसेस कितने, लॉसेस कितने, सब चीज मेंटेन हो। क्योंकि जब ये लोग आएंगे कंपनी में तो इनको हर चीज क्लियर हो, ट्रांसपेरेंसी हो, कोई छुपाने वाली बात ना हो कि जब ये पैसा लगाने आए तो बाद में इन्हें पता चले इनके शेयर्स की वैल्यू इतनी नहीं, इतनी बताई गई थी और चीजें छुपाई गई थी इनसे। ठीक है, तो ये मेन चीज होती है एक डायरेक्टर रिपोर्ट में। अगला आता है कम्युनिकेशन और मार्केटिंग। कम्युनिकेशन होना चाहिए और मार्केटिंग, ये दोनों चीज रिक्वायरमेंट होती है एक डायरेक्टर रिपोर्ट में। कम्युनिकेशन में आपको चीजें जब पूछी जाती हैं कि आपने ये कैसे लिखा, ये फिगर कैसे आई, आपने फाइनेंशियल में एसेट्स को इतना कैसे डाला, आपने ये इतना कैसे दिखाया, आपके शेयर होल्डर्स कितने, या फिर आपके जो भी मार्केटिंग है, आपने जो भी मार्केटिंग करी उसमें अभी तक कितना पैसा उठाया है, कितना पैसा आपने इन्वेस्टर्स रिडीम करते टाइम दिया है, कितना पैसा आपने कोई डिवेंचर रिडीम करते टाइम दिया है या इक्विटी इशू करते टाइम दिया है। तो वो सारी चीजें कम्युनिकेशन एंड मार्केटिंग में आती है जो एक डायरेक्टर रिपोर्ट में मेंशन होनी चाहिए और होती है। अगला आता है कंटेंट ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट। डायरेक्टर रिपोर्ट जो है उसका कंटेंट क्या है, तो पहले तो इंट्रोडक्शन होना चाहिए। पहले डायरेक्टर रिपोर्ट जब कोई भी रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा अपना एक इंट्रोडक्शन लिखेगा सामने, ठीक है, कि किस फलाना फलाना कंपनी की रिपोर्ट है, इस चीज से रिलेटेड है, फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, वो सारी चीज मेंशन करेगा। बिजनेस का रिव्यू करेगा, बिजनेस के कोई चार्ट है, ओवरव्यू है, बार ग्राफ है, तो वो सारे इमेजेस वगैरह उसमें लगाएगा कि बिजनेस की ये एनालिटिक्स अभी तक हमने जो रिव्यू करा है पूरा। तीसरी जो है सीजी, जो कॉर्पोरेट गवर्नमेंट्स है, जो लीगल अथॉरिटीज है, उनसे परमिशन है, उस पर मोहर स्टैंप साइन वगैरह होंगे उसके, वो सारी चीजें हैं। उसके बाद आएगा रिस्क मैनेजमेंट, जो भी उसके रिस्क है, कितने अभी तक रिस्क है, लोन चल रहे हैं, कोई किसी का रिजर्व बना रखा है, कोई सिक्योरिटी प्रीमियम है, कोई किसी का पैसा चुकाना है, क्रेडिटर्स कितने हैं, सन्ड्री डेटर्स कितने हैं, तो वो सारे रिस्क मैनेजमेंट में डालेंगे। ठीक है, वो सारे मेंटेन करेगा, तो ये सब चीजें उसके अंदर डालनी होगी और ये सारी चीजें कोई भी चेक करेगा, जो कोई पोटेंशियल इन्वेस्टर आएगा वो। प्रिपरेशन ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट। डायरेक्टर रिपोर्ट अब प्रिपरेशन करने का टाइम आ गया, तो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले तो आपको रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए। आप क्या बना रहे हो, आप कंपनी की रिपोर्ट बना रहे हो कि खिचड़ी बना रहे हो, आपको खिचड़ी नहीं बनानी, रिपोर्ट बनानी है, तो उससे रिलेटेड आपको डेटा चाहिए। डेटा कहां से आएगा, डेटा आपके बैलेंस शीट से आएगा, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आएगा, आपके ओनर से आएगा, जो जो खर्चे हो रहे हैं, माल जा रहा है, तो जो वो रिकॉर्ड कर रहा है वो रिकॉर्ड में से आएगा, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आएगी। दूसरी चीज रिव्यू प्रीवियस रिपोर्ट। अगर आपको रिपोर्ट बनाने में कोई प्रॉब्लम है तो आप प्रीवियस रिपोर्ट देखेंगे जो पिछले साल की है। अगर आप 2023-24 के लिए रिपोर्ट बनाने, मतलब करंट ईयर आपका 2023-24 है, तो आप पुरानी रिपोर्ट जो इससे पहले की है, मीन्स 2022 की और 23 की, आप ये रिपोर्ट चेक कर सकते हो। इस रिपोर्ट में क्या चीज कमियां थी, कैसे बनाई गई है, क्या लाइबिलिटी में लिया गया है, क्या असेट्स है, तो ये रिव्यू करके आपको एक बेटर नॉलेज, एक एक्सपीरियंस आइडिया हो जाएगा कि आपको 2023-24 की रिपोर्ट कैसे बनानी है। ठीक है, फिर आता है ऑब्टेनिंग नेसेसरी अप्रूवल्स। अब आपको कुछ अप्रूवल्स की जरूरत पड़ती है। आप रिपोर्ट बना रहे हो, अब आपको मान लो सन्ड्री क्रेडिटर चाहिए, आपके क्रेडिटर ऐसे हैं जो पे हो चुके हैं बट उसमें मेंशन नहीं है बुक में। अब आपको वो पे दिखाने के लिए आप एक बार जाके कंफर्म करने के लिए किस पे जाओगे, आप जाओगे अपने सीनियर पे। सीनियर पे जाने के बाद आप उसको अप्रूवल लोगे, आप अप्रूवल लेके उसको कंफर्म करोगे कि हाँ ये चीज हमने पे कर दी, ये खत्म है लायबिलिटी हमारी। ठीक है, तो यहाँ पर अप्रूवल की जरूरत होती है। जब तक आप एक डायरेक्टर को अप्रूवल नहीं दोगे, आप उसको नेसेसरी चीजें नहीं प्रोवाइड करोगे, तब तक वो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर नहीं कर पाएगा। और नहीं कर पाएगा तो आगे वो कैसे आगे सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर आगे जो लीगल अथॉरिटी है या फिर जो आगे इन्वेस्टर्स वगैरह होते हैं, कस्टमर, उनको नहीं शो कर पाएगा। ठीक है, तो ये मेन चीजें होती हैं एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और रिपोर्ट्स में। तो अब आपको इसके नोट्स वगैरह चाहिए तो बाकी नोट्स वगैरह रेडी हो चुके हैं, नोट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आई विश आपको पढ़ के मजा आया होगा, वीडियो में सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। और अब आपको कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना, और इससे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज जाके देख लेना, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। आज का हमारा लेक्चर नंबर 12 यहाँ पे ही एंड होता है। चैप्टर का नाम जो CFR था हमारा, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। अब आप इसको उतार सकते हो। थैंक यू।